बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पूरी कौम को मुबारक हो। बल्ला इन्होंने सिर्फ 4 दिन लिया, बर्दाश्त नहीं कर सके, वापस करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को भी मासूम करार दे दिया। पहले खबरें आपको बताऊं, फिर तफसील से बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया और साथ ही इनकी एक बड़ी बैठक भी शुरू हो गई। डील की कोशिश, मामलात क्या हैं, लंदन की टिकटें भी बुक करवाने का मामला, एयरपोर्ट पर नजर रखें। खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए और शाह महमूद कुरैशी को ये क्यों बाहर नहीं आने दे रहे, इसकी असल वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के किन किन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए और किन के मंजूर हुए। आलमी IMF स्टॉक एक्सचेंज, इनकी मईशत की तबाही के जनाजा चल रहा है। और एक और बड़ी जमात पर पाबंदी और कालादम करने का फैसला, ये बड़ा अहम मामला है। ये क्यों करने जा रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हदीस मुबारक से शुरू करूँ। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को खुशखबरी सुनाओ, ज़्यादातर डरा डरा कर उन्हें मुतलफ़र ना करो। इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है आपको खुशखबरियाँ सुनाऊँ। मायूसी वैसे कुफ्र है, गुनाह है, शिर्क की तरफ लेके जाता है। इस घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की किरण, छोटी छोटी खबरें, जो बड़ी बड़ी खबरें तो अल्लाह देता है, तकरीब में तामीर भी वो रखता है। तो ये खबर तो आपके पास पहुंच चुकी है। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया। दूसरी बड़ी खुशखबरी के बाद लाहौर NA 122 और मियाँ वाली NA 89 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गई। और खान तो आएगा, देखे 24 करोड़ लोग नहीं मान रहे। और अभी तो तोशा खाना का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करवाने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ। वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस की इतराज़ात ख़त्म कर दिए और इस अपील में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सज़ा मुअत्तल ना करने का फैसला है, इंशाअल्लाह वो कालदम होने जा रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंतखाबात में खान ने हिस्सा लेना है और ये सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल करेगी, कोई जस्टिस अतन मुन्ना कह चुका है पहले। अब आप लोगों को काम में करना है, एक तो एयरपोर्ट्स पर नज़र रखें क्योंकि लंदन की फ़्लाइट्स बुक होना शुरू हो जाएंगी और ये भागने का इरादा है। और आपको मुतालबा करना चाहिए कि इनके नाम एग्जिट कंट्रोल में आले शरीफ और जरदारी वगैरह के डाल दें पहले ही। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बाकायदा तौर पर लटा के गोडी कर रहे हैं। ये रिमार्क सुन के मैं आगे चल के बताता हूँ। पाकिस्तान की स्याह अदलिया में चंद जजेस उम्मीद की किरण है, यकीन करें। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तमाम इदारों में, पुलिस, FIA, NAB, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और यही लोग इस वक्त 24 करोड़ लोगों का सहारा है। ताकतवर एक अपनी चाल चलते, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी चाल चलते, कामयाब अल्लाह की चाल है, आपको पता है। लेकिन इन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई हुई है। अब इस फैसले के फौरन बाद एक बड़ी बैठक शुरू होगी। अब करना क्या है? मामला इनका यह है कि ये वार करते हैं, तहरीक इंसाफ उसका तोड़ निकाल लेती है और सियासत इसी का नाम है। अगर तशद्दुद का अंसर खत्म कर दें, जुल्म और जबर का अंसर खत्म कर दें, सियासत के मैदान में आए, कानूनी नुकात पे लड़ने, अदालतों में लड़ लें, ये खेल खेलते रहें, क्योंकि असल फैसला तो अवाम ने करना है 8 फरवरी को। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी शर्म और गैरत हो तो वो यकीन कर इस्तीफा देके घर चला जाए। मुंशी की इतनी औकात नहीं कि देखे ये IG और डिप्टी कमिश्नर को तब्दील नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीन रहा था। दल्ले से, माफ़ कीजिएगा, दुल्ले से, दुल्ले मेरा मतलब जो अब्दुल्ला हारा वाला जो हार बेचते थे अमृतसर में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पेश ऊपर लगा के दुल्ले के। वैसे दुल्ला 4 साल बाद वापस आया और 4 दिन बाद बल्ला वापस आया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को मासूम करार क्यों दिया और ये उस मासूम पे क्यों इतनी वारदात कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अहकामात को अब जूती की नोक पर रखते हैं। साइफर केस में आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जिसने इलेक्शन करवाने हैं, इस डिप्टी कमिश्नर ने 1923 के अंग्रेज का कानून इस्तेमाल करके शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया। कहता है हालांकि केस भी कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और सरदार तारिक मसूद को चाहिए इस डिप्टी कमिश्नर को बुला के इसकी वर्दी उतरवाते और उसे कहते एक बनियान और अंडरवेयर में अदालत से बाहर जाओ। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद दोबारा किसी डिप्टी कमिश्नर की जरूरत ना हो कि वो इस तरह कानून का खिलवाड़ करे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जूते की नोक पर रखे। तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन पता है मैदान में आ गया तो फिर इनकी मुहिम चौथे गेयर में चली जाएगी। ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में कह रहे हैं नामजद है, इनसे मुकदमात पर हमने तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें नजरबंदी चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा ताकतवर बनाओ। अंदाजा करें कि 9 मई को 7 माह हो चुके हैं और इन 7 माह पहले के वाकयात के तनाजुर में शाह महमूद कुरैशी को MPO पर नजरबंद कर रहे हैं। और ये इतने अगर ताकतवर हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, तो इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते कि वो कौन था जिसने इमरान खान को फौजी वर्दियों में तशद्दुद करके अगवा करने का हुक्म दिया। आज तक मीडिया में ना पुलिस में किसी की जरूरत नहीं कि नाम लें, तफ्तीश करें वो शख्स कौन था जिसने 9 मई के इन तमाम वाकयात में इमरान खान को बजाय पंजाब पुलिस के रेंजर्स के हाथों क्यों अगवा करवाया, ये जानबूझकर क्यों किया गया। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं बताएंगे। 4 दिन पहले सरदार तारिक मसूद, सिर्फ 4 दिन पहले 22 दिसंबर को फैसले में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन MPOs के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। 4 दिन के बाद, आज ठीक 4 दिन बाद, नायब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के
MP के ऑर्डर्स, और ये डिप्टी कमिश्नर याद रखें रिटर्निंग अफसर भी हैं, और ये क्या गदर मचाएंगे जरा आप सोचें कि स्वात और वजीराबाद में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज, हालांकि इंतखाबी शेड्यूल के बाद ये नहीं कर सकते। ये ऑर्डर भी डिप्टी कमिश्नर का, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है वो इलेक्शन करवाएगा, अंदाजा करें। काजी फायज माफ कीजिएगा कि अदालत में जब रिटर्निंग अफसर लगाने पर एतराज़ात किए गए, बैरिस्टर उमैर नियाजी जब लेके गया पटिशन, तो काजी फायज ने तौहीन अदालत करार दे दिया था। अब ये देखें अदालतों की बेबसी और अवाम का, लेकिन दूसरी तरफ अदलिया पर एतमाद बहाल ये पेशावर हाई कोर्ट ने करवा दिया, एक मिसाल कायम कर दी, एक साजिश खत्म की, मुल्क के अंदर एक बुहरान, एक तबाही और एक बर्बादी को रोका। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ निगरान बैरिस्टर जो है गोहर, उसने कहा हमें बार बार दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन हमें अदलिया पर एतमाद था, अब अगली तारीख तक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। और याद रखें जो इंतखाबी निशान है वो किसी भी पार्टी की रूह है, ऑक्सीजन है, जान है। एतजाज़ अहसन ने मेरे इंटरव्यू में कल बड़ी अहम बात की थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में शरह ख्वानदगी की वजह से ये निशान मुतारिफ करवाए गए। कितने लोग उम्मीदवारों के नाम ही नहीं जानते, सिर्फ खान को जानते हैं और बल्ले को जानते हैं। इन्होंने बल्ला लिया लेकिन बल्ला मैदान में आ गया, और बल्ला वैसे हाथी खान के हाथ में इतनी मजबूत है वो छोड़ने को तैयार नहीं, और यकीन करें उसके हाथ में ही अच्छा लगता है। अपने ज़हन में एक सेकंड के लिए ज़रा तसव्वुर करें, क्योंकि मुझे पता है आप एक सेकंड ज़्यादा तसव्वुर नहीं करेंगे कि ये बल्ला ज़रा फजलुर रहमान के हाथ में दें या नवाज शरीफ के हाथ में दें या जरदारी के हाथ में दें, कैसा लगेगा? जैसे बंदर के हाथ में बंदूक। अच्छा मैं बंदर इनको नहीं कह रहा, मैं मतलब ये एक मुहावरतन बात है। समात में जस्टिस कामरान बड़े सादारे मार्क्स, उनका कानून मुझे बता दें, एक पार्टी ने इंतखाबात कराने हैं और मुझे ज़रा तफसील बता दें कि आप कह रहे हैं इलेक्शन के बाद हम नहीं मानते, ज़रा तीर लेके दिखाएं, पीपल्स पार्टी से शेयर लेके दिखाएं, नून लीग से। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो अटॉर्नी जनरल ने गेम की कि ये रीजनल बेंच का केस है, आप फैसला चीफ जस्टिस को दें। उन्होंने कहा ठीक है, डिवीजनल बेंच अब जब केस लगेगा तो लगेगा। अब 9 फरवरी को मेरे ख्याल में रख देनी चाहिए समात, चाहे तो उसको अगले साल तक ले जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक तोशा खाना का केस 11 महीने लेके सांप की तरह बैठा रहा। ट्रियान वाइट केस में उसने अभी तक दस्तखत नहीं किए, जज हमैयों को सजा नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले डिप्टी कमिश्नर नहीं मानता। यहां पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को चाहिए इसकी तारीख दें कम से कम 4 महीने के बाद, जब जस्टिस जो पेशावर के हाई कोर्ट है वो भी फैसला महफूज कर लें। इनकी वारदात इन्हीं पर जरा पलट के इनको दिखाएं। अभी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज जब दलाइल दे रहा था, वहाँ वो नौजवान वकील है मिशाल यूसुफजई, उसके बेहुदा दलाइल पर हंस पड़ी, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हीट हो गया एकदम। उसने कहना कि इनको यहाँ से निकालें, तो वो जस्टिस वो कामरान हयात ने कहा कि आप बैठ जाएं बीबी। मिशाल यूसुफजई ने हल्की सी जुगत लगाई, कोशिश करूँ अगले इंटरव्यू उनको बुला के पूछूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में इनका मामला ज़रूर होता है। ANP के साथ नेशनल पार्टी अमीर हैदर खान होती बात कर रहा था कि हमसे भी हमारा निशान ले रहे हैं। अच्छा मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ANP का इंतखाबी निशान क्या है। ये कह रहे हैं कि हमारे ओहदेदारान, इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है वैसे, और काबीना की 1 साल की तोसी दी जाए, क्योंकि हमारे इलेक्शन होते हैं ग्रास रूट लेवल पर, फिर ऊपर आते हैं, फिर ग्राउंड पर हमने तंजीम मुकम्मल की। तो अब चूँकि इंतखाबात हो रहे हैं तो हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो फिर मामला बड़ा उलझ जाएगा, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। तो वो मुंशी साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के कि हम आपका कोई मुतालबा या ज़्यादा वक्त देने को तैयार नहीं है, हम आपकी जमात का लदम करेंगे, आप अगले निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपके पास 3.5 साल थे, आपने क्यों नहीं कराया? 5 साल बाद क्यों तोसी मांग रहे हैं? इससे पहले से याद रखें ANP को 6 महीने की तोसी मिल चुकी है। अब इस फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला महफूज कहता है, हो सकता है तोसी मिले, हो सकता है ना मिले। अब इनकी जो रिमार्क्स था हो सकता है, मतलब जाएंगे मालिकों से पूछेंगे कि जी क्या करना है, मालिक देखेंगे कितनी सीटें निकाल सकते हैं, कितना खान को नुकसान पहुंचे, उस हिसाब से फैसला होगा। वैसे फारग जमात है, हो सकता है इन्हें मजलूम बना के तहरीक इंसाफ की कैटेगरी में शामिल कर लें कि देखें जी हमने तो एक और जमात को भी काला, हमारे इलेक्शन तो बड़े साफ शफाफ खुली मुनाफकत के साथ, और मतलब खुले इंसाफ के साथ हुए। अब ये देखें हर जगह वारदात करके नाकाम हो चुके हैं, इन्होंने बातचीत का दरवाज़ा खोलने के लिए अब खान की बजाय बुशरा बीबी का इंतखाब किया हुआ है। 2 मुस्तनद साफियात, हसन की भी रिपोर्ट है और एक और साफ़ी और एक मेरे मखसूस ज़राए के मुताबिक भी, कि ये लोग चाहते हैं खान से बातचीत का, खान से रिलीफ मिले। खान से रिलीफ क्या चाहते हैं ये? एक तो ये चाहते हैं खान ये जो 2 साल की गदर मची है तो बिल्कुल भूल जाए, जराइम जो है सारे माफ़ कर दें, ये तो उनका हमेशा का मुतालबा रहेगा। नवाज शरीफ के केसेस मुतालिक कोई बातचीत ना हो, इमरान खान इलेक्शन के जो भी नताइज आए तस्लीम करें, एहतजाजी मुहिम का बिल्कुल ना सोचें, अगली में ही हुकूमत अगर हम ज़बरदस्ती बनाएं 16 महीने का वक्त दे दें। अब जिन्हें ये पैगाम दे रहे थे वो भी हंस रहे थे आगे से कि तुम क्या बातें कर रहे हो, वो 2 तिहाई से वज़ीर आज़म आ रहा है। अब ये सुनते ही इनके चेहरे की जो कालक है वो मज़ीद गहरी, मज़ीद काली हो जाती है। अंग्रेज़ी में फिर 12 जमात गालियाँ देते हुए निकल जाते हैं, टूटी फूटी अंग्रेज़ी में। वारदात अलबत्ता जारी है, लाहौर में, डेरा गाजी खान में, मंडी बहाउद्दीन में अभी तहरीक इंसाफ के तजवीज़ करनदा, तायद करनदा उठाई जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई हो, ज़रताज गुल हो, लाहौर में भी अवैस भट्टी को उठा लिया, अभी वो एक सूबाई वज़ीर को
ایئرپورٹ سے پکڑ لیا. سندھ میں فردوس شمیم کا گھر سب جیل قرار دیا تھا. فردوس شمیم آپ جانتے ہیں وہ کینسر کے مریض بھی ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ کا وہ معطل کیا ہے نوٹس ان کا, اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کا حکم, لیکن مانتا کون ان کی بات. ابھی حلیم عادل شیخ کے کاغذات بھی انہوں نے سندھ میں وہ مسترد کر دیے. اور عباد فاروق جو مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروا, اس کے گھر پر پولیس نے چھاپے. مریم ان کی اتنی لاڈلی ہے, وہ جنرل رانی بنا دی ہے واقعی حقیقت میں. یہاں 9 مئی کے بہانے کاغذات نامزدگی مسترد کر رہے ہیں. تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ڈان لیکس, جس میں نواز شریف نے براہ راست اپنی فوج کو دہشت گرد کا عظیم پاک فوج کو, پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک کے, جس میں اپنے عظیم آرمی چیف کو طیارے سمیت اغوا کرنے, مسافروں سمیت ہلاک کرنے کا منصوبہ, پاکستان کی تاریخ کی غداری کا سب سے خطرناک کے, جس میں ISI کی چیف جنرل ضیاء بٹ کو پلاسٹک استارے لگا کے مشرف صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد پھر فوج کے افسران کو غداری کے پیغامات دیے نواز شریف نے. پاکستان کی تاریخ کا 3 مرتبہ رہنے والا وزیر اعظم, پہلی مرتبہ جس نے آرمی چیف کے حوالے سے الزامات لگائے, سنگین الزامات, اور پاکستان تاریخ کی پہلی سیاسی جماعت جس کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی فوج کو تمام جنگوں کا ہارنے کا الزام لگایا, عظیم جرنیلوں کو ذمہ دار ٹھہرایا, اور پاکستان کی فوج کے اوپر سپیکر ان کے ایاز صادق نے کہا ٹانگیں کانپ رہی, پسینہ نکلے, بھارت کا ساتھ دیا, مذاق اڑایا. ایبٹ آباد کیس ہو, ڈان لیکس ہو, ریمنڈ ڈیوس ہو, ایمل کاسی ہو, اتنی لمبی چارج شیٹ ہے, یقین کریں. اور اس شخص کا سپریم کورٹ میں 2 جنوری کو کیس سننا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی تاحیات نااہلی ختم ہوگی یا نہیں. لیکن نواز شریف کاغذات منظور ہو گئے. اس سے بڑا کوئی کھلواڑ ہو سکتا ہے قانون اور انصاف کا؟ ایک طرف سندھ کابینہ ریٹرننگ افسران کو سندھ میں 300 ملین روپے کی منظوری دے رہے ہیں, ان کے پرانے 168 ملین بھی دے رہے ہیں واپس, اور ایک طرف معیشت کی غدر اور تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینج میں بلڈ بات ہو, 312 کمپنیوں کے شیئرز گر چکے ہیں بری طرح. آج دیکھیں 2534 کے پوائنٹ تک جا کے مندی ہوئی, اور ان 312 کمپنیوں کو جو نقصان ہوا ان کے شیئرز وہ کیسے پورے ہوں گے؟ ورلڈ بینک انہیں کہہ رہا ہے کہ توانائی کے جو منصوبے ہیں, ان کے اصلاحاتی پروگرام جو ہیں وہ شروع کرتے, وہ بھی واپس ہم لے لیں گے. IMF سے کہہ رہا ہے کیش ٹرانزیکشن تم لوگوں نے نہیں کرنی جو اداروں میں کرتے ہیں, وہ یہ یقین دہانیاں دلوا رہے ہیں. اگر انہیں عقل نہ آئی تو یقین کریں یہ صاف شفاف الیکشن کروا کے خان کے حوالے حکومت نہ کی تو مستقبل خدا نہ خواستہ بڑا تاریک ہے. ان کا زیادہ ہے کیونکہ ان کے زیادہ وارداتیں ہیں, اور اس کے بعد آپ کو یہ جاتے ہوئے اس طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, یقین کریں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اس طرح بھاگ بھی سکتے ہیں. آصف زرداری نے ایک نعرہ مارا تھا اینٹ سے اینٹ کا, یقین کریں اس کے شام کو ہی دبئی. نواز شریف نے وعدے کیے, نواز شریف قدم بڑھاؤ آگے, پیچھے مڑ کے دیکھا تو جدے بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح یہ سارے بھاگ جائیں گے. فضل الرحمان سعودی عرب چلا جائے گا, پھر وہاں اپنی باقی ایماندار زندگی گزارے گا, اور بلاول کی تو مستقبل ہی کوئی نہیں ہے. اس کو تو پتہ ہے آپ کو, اس کو تو امریکہ میں کی انٹرنشپ کسی بینک شینک میں ملے گی. ان لوگوں کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ان کا سیاسی مستقبل تباہ و برباد کر دیا ہے. پاکستان کے نوجوانوں پہ آج ایک بہت بڑی رپورٹ آئی کہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ, دنیا بھر کا اسٹوڈنٹ تعلیم کی طرف دیکھ رہا ہے. یہاں پہ یہ سب لوگ اس وقت سیاست میں, آج چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ یقین کریں 12-12 سال کے بچوں کے میسج آتے ہیں, میں حیران ہو جاتا. میں نے سے پوچھو بیٹا آپ تو پڑھنے کی عمر ہے, کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم انکل یہ سنتے ہیں آپ کی باتیں, اور مجھے خوف آتا ہے, یقین کریں. میں اسی لیے ان کو خوشخبریاں سناتا ہوں ان بچوں کو. ان بچوں یہ مستقبل ہے پاکستان کے. 64% آبادی ہے, بہت بڑی آبادی دنیا کی. یہ ہمارا ایسٹ ہے. انہیں یہ ہماری لائبلٹی بنانے کے چکر میں کہ ڈنکیاں لگائیں اور جائیں یورپ میں اور یہاں موجے کرے جنید صفدر اور اس کے بچے. لیکن انشاءاللہ 24 کروڑ عوام یہ ہونے نہیں دے گی. اب پاکستان کی عوام اس دفعہ انشاءاللہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے گی انشاءاللہ. پرامن انداز میں اس کو, اپنے انداز میں اس کو اس طرح لے کے جائیں گے کہ کل اپنے بچوں کو مستقبل میں کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ باہر سے ہم لوگ انشاءاللہ واپس سارے پاکستانی 1 کروڑ جو ہے واپس آ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اگلی انٹرویوز میرے 2-3 بڑے اہم انٹرویوز ہیں, ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.